स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं किरचॉफ्स रूल्स कि किरचॉफ्स रूल क्या होता है, उसमें कितने रूल्स होते हैं, किरचॉफ्स रूल क्यों यूजफुल होता है। ओम्स लॉ जानते होंगे, बी इक्वल टू आई आर, वो एक सिंपल सर्किट के लिए यूजफुल होता है। बट जब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बहुत उसके अंदर बहुत सारे रेसिस्टेंस आ जाते हैं, ईएमएफ आ जाते हैं। ईएमएफ क्या, वोल्टेज सेल्स हो जाते हैं। तो इसका जो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट हो जाता है, तो आप सिंपल ओम्स लॉ से उसको सॉल्व नहीं कर पाते, उसकी कैलकुलेट नहीं कर पाते, उसके रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस जो करंट फ्लो हो रहा है। तो इसकी जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, किरचॉफ्स रूल के अंदर। बेसिकली किरचॉफ्स रूल में दो रूल होते हैं, दो लॉ होते हैं। फर्स्ट किरचॉफ्स रूल, सेकंड किरचॉफ सेकंड रूल जो कि लूप रूल होता है। फर्स्ट को हम जंक्शन लॉ कहते हैं। जो फर्स्ट रूल होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ ऑल द करंट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पॉइंट इन ए सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट। मींस यहाँ पे क्या है, जो सम ऑफ ऑल द करंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पॉइंट इन ए सर्किट, एक सर्किट के अंदर, एक सपोज ये सर्किट है, इसके अंदर सम ऑफ ऑल द करंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पॉइंट इन ए सर्किट। यहाँ I1 इस पॉइंट की तरफ आ रही है, I3 इस पॉइंट से अवे जा रही है, I4 इस पॉइंट से अवे जा रही है, I2 इस पॉइंट की तरफ आ रही है। देन द सम ऑफ ऑल द करंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पॉइंट, मींस जो इसकी तरफ आ रही है I1 और I2 डायरेक्टेड टुवर्ड्स its point in a circuit is equal to the sum of all the current जो directed away from the circuit। means I1 I2 इस जंक्शन की साइड आ रही थी ना, जंक्शन की तरफ आ रही थी ना, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 जो कि जंक्शन से अवे हो जाती है। मीन्स जो किरचॉफ्स रूल होता है हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं। तो जंक्शन लॉ क्यों कहते हैं, जंक्शन लॉ या नोड इज ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये क्या होता है, एक पॉइंट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, ये एक पॉइंट होता है। मीन्स जैसे एक ये रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, तो एक सिंपल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। अब ये यहाँ से पॉइंट होकर भी एक दूसरा रेजिस्टेंस दे रखा है, यहाँ से कंडक्टर ज्वाइंट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक कंडक्टर ज्वाइंट हो गया, तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, जंक्शन हो गया। अगर I1 करंट इधर फ्लो कर रही है, अगर I1 करंट इधर इस साइड फ्लो कर रही है, I2 करंट इस साइड फ्लो कर रही होगी, तो यहाँ इस तरफ कौन सी फ्लो कर रही होगी, I3। दैट मीन्स I1 प्लस I2 इक्वल टू में I3। मीन्स I1 और I2 जंक्शन की तरफ आई ना, I1 और I2 जंक्शन की तरफ आई ना, और जंक्शन से अभी क्या जा रही है, I3 जा रही ना। तो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल क्या कहता है, द सम ऑफ ऑल द करंट डायरेक्टेड towards a point or towards the junction is equal to the sum of all the current directed away from the point या away from the junction। इसी तरह अगर और देख लिया जाए सर्किट, कोई जरूरी नहीं ऐसे ही हो, बहुत सारी सर्किट हो सकती है। इस तरह कर दिया गया, ये कर दिया गया, ये, ठीक है। तो ये जो जंक्शन, ये पॉइंट क्या है, जंक्शन है। अगर यहाँ पे कोई करंट आ रही है I1, ठीक है, ये करंट आ रही है I2, ठीक, इस साइड करंट जा रही है I3, ये करंट जा रही है I4, ये करंट जा रही है I5। तो क्या हो गया, I1 प्लस I2 इक्वल टू में I3 प्लस I4 प्लस I5। मीन्स I1 और I2 टुवर्ड द जंक्शन आ रही है, I1 और I2 टुवर्ड द जंक्शन आ रही है, और I3 I4 I5 अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रही है। तो द सम ऑफ ऑल द करंट डायरेक्टेड टुवर्ड द जंक्शन जो कि I1 I2 था, वो किसके बराबर हो गया, द सम ऑफ ऑल द करंट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट, कौन सा, I3 I4 I5, I3 I4 I5। तो ये आपका क्या हो गया, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। अब जो सम ऑफ ऑल द जंक्शन होगा, इसके एक साइड अभी दोनों आपस में इक्वल हो गए, दोनों I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5 है ना। अगर इसको एक तरफ ले आए तो इसका सम क्या होगा, अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पर है I1 I2 I3 की इक्वल है, तो अगर I1 प्लस I2 माइनस I3 कर दिया जाए तो क्या हो गया, 0 हो जाएगा ना, ठीक है। जैसे यहाँ पर I1 प्लस I2 जो कि टुवर्ड द जंक्शन जा रहे थे, और I3 और I4 अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहे थे, अगर इसका अलजेब्रिक सम कर दे, मींस I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका जो सेकंड डेफिनेशन कह सकते हैं क्या होगा, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पॉइंट इज 0। मीन्स जो अलजेब्रिक सम है सब करंट्स का डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पॉइंट क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। मीन्स समीशन I इक्वल टू 0, दैट इज I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0 हो गया। ये आपका किरचॉफ फर्स्ट रूल था या जंक्शन लॉ कहते थे।
इसका अंदर साइन कन्वेंशन क्या होगा, मीन्स जो करंट टुवार्ड जंक्शन आ रही होगी उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव साइन से। पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया है ना। जो करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रही होगी किससे साइन करेंगे, नेगेटिव साइन से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव साइन से। याद रखिएगा, जो करंट flowing towards junction are taken as positive and the current flowing away from the junction are taken as negative। ये इसका साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लिया सपोज ये करंट I1 फ्लो हुई, ठीक है, ये जंक्शन हो गया, ये करंट I2 आ रही थी और ये करंट I3 गई इसमें से। अब I1 I2 कैसा होगा, पॉजिटिव साइन होगा। I1 एंड I2 क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। I3 कैसा होगा, नेगेटिव साइन होगा। तीनों का सम क्या होगा, अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0। और वी कैन से दैट I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 या I3 इक्वल टू I1 प्लस I2 कह सकते हैं। इसको और ढंग से लिख सकते हैं। सपोज ये हो गया I, ये हो गया I1, ठीक है, और इधर आ गया I1 माइनस I1 प्लस I प्लस I1 हो जाएगा ना। ये मीन्स I और I1 से दोनों ऐड हुआ तो क्या हो गया, I प्लस I1 किसके इक्वल हुआ, I प्लस I1 के इक्वल हुआ ना। मीन्स अब यहाँ जैसे I1 प्लस I2 लेते थे तो I और प्लस I1 हो गया ना, ठीक है। तो ये आपका किरचॉफ्स फर्स्ट रूल था, द सम ऑफ ऑल द करेंट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पॉइंट इन ए सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट। याद रखिएगा, किरचॉफ्स फर्स्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पे डिपेंड करता है, दिस रूल सपोर्ट्स ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज के अगर I1 I2 I3 I4 दे रखा है, अगर Q से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, I1 अगर T से मल्टीप्लाई, करंट फ्लोइंग, चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो I1 को T से मल्टीप्लाई कर दे मीन्स I क्या होता है, Q बाई T होता है ना। तो Q क्या होगा, I T हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, I T हो जाएगा ना। अगर इसे टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, कंजर्वेशन चार्ज हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज हो गया। मीन्स का चार्ज एक किसी पॉइंट पे एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, किसी पॉइंट पे जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। वो जैसा आ रहा था वैसे ही फ्लो होकर चला जा रहा है। तो ये किरचॉफ्स फर्स्ट रूल था। तो किरचॉफ सेकंड रूल क्या है, किरचॉफ सेकंड रूल को हम क्या कहते हैं, लूप रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, किरचॉफ सेकंड रूल को हम कहते हैं लूप रूल। क्या होता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस along a closed loop in a circuit is 0। मीन्स जो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके अंदर सेल भी होगा, रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। तो along a closed loop, कैसा लूप है वो, कैसा लूप है, क्लोज लूप है, ओपन लूप नहीं है। कैसा लूप है, ये ओपन लूप था, ये ओपन लूप था ना, बट ये कैसा लूप है, क्लोज लूप है। कैसा लूप है, ये क्लोज लूप है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल, इसके अंदर जितना भी पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0। अब पोटेंशियल क्या हो सकता है, इसके सेल के साथ हो सकता है, मीन्स यहाँ पे एक सेल लगा होगा या रेसिस्टेंस लगा होगा। तो इस सेल की कुछ ईएमएफ होगी, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा। तो जो सम ऑफ पोटेंशियल होगा मीन्स E माइनस IR इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स ये जो पोटेंशियल होगा E इक्वल टू IR के बराबर होगा, ठीक है। दैट मीन्स E माइनस IR इक्वल टू 0। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग, अभी कैसा लूप है, क्लोज लूप है ना। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग ए क्लोज लूप इन ए सर्किट इज 0। इस सर्किट के अंदर जो अलजेब्रिक सम ऑफ होगा ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग क्लोज लूप इज 0। E माइनस IR इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। यहाँ पे जो पोटेंशियल क्या होगा, जो I करंट फ्लो कर रहा है R से, तो IR तो हुआ ना, IR हुआ ना, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ना। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तभी तो अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0 होगा, तभी तो अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0 होगा। तो ये क्या हो गया, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग ए क्लोज लूप इन ए सर्किट इज 0। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मीन्स ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो किरचॉफ्स रूल की फर्स्ट डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ्स रूल की सेकंड डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकंड रूल के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका साइन
कन्वेंशन, कब हम पॉजिटिव लेंगे, कब हम नेगेटिव लेंगे, कब पोटेंशियल को पॉजिटिव लेंगे, कब करंट जब फ्लो कर रहा होगा रेजिस्टेंस से तब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे। जब तक आपको साइन कन्वेंशन नहीं आएगा तब तक आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसका साइन कन्वेंशन, किसका, सेकेंड रूल का। तो साइन कन्वेंशन कई तरह के होते हैं। इसका सिंपल से साइन कन्वेंशन कुछ बुक्स का जो दे रखा होता है या जो सिंपल होता है वो क्या होता है, इफ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल इज इनकाउंटर्ड फर्स्ट मीन्स, अब इसके अंदर क्या होता है, आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मीन्स करंट इस साइड फ्लो कर रहा है ना, कोई सर्किट है, ये सेल लगा हुआ है, ये करंट आई फ्लो हुआ, ये आर हो गया ईएमएफ। अब अगर आप करंट की तरफ क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, लूप है ना, ठीक है, तब क्या इफेक्ट होगा। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे होंगे, यहां पे रेजिस्टेंस था, ठीक है, तब आप क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, तो इसके ऊपर देखा है। अब अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, कोई मैटर नहीं करता उस विद इन लूप के अंदर, ठीक है, बस अंतर क्या होगा कि लास्ट में जो करंट की वैल्यू आएगी वो ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो जो आपने माना था कि आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं या ठीक है कि करंट आपको क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, वो गलत हो गया। मींस डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। वैल्यू तो आएगी, आंसर आएगा, बट डायरेक्शन ऑफ करंट गलत हो जाएगा। तो आई की वैल्यू अगर लास्ट में माइनस आ रही होगी, आई की वैल्यू प्लस आ रही है, अगर आई की वैल्यू प्लस में आ रही दैट मीन्स जो आपने डायरेक्शन माना था करंट फ्लो का वो सही था। अगर आई की वैल्यू नेगेटिव आ रही दैट मीन्स अगर जो आपने डायरेक्शन माना था करंट फ्लो का वो क्या था, गलत था। ठीक है, सिंपल है। अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे मूव करता है, कोई मैटर नहीं करता है, आपका आंसर लास्ट में आएगा। 3-4 इक्वेशन बनेगी मैथमेटिक्स की जो सॉल्व करते हैं, जैसे एक्स वाई की वैल्यू सॉल्व करते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5। तो इसी तरह आई प्लस आई वन इक्वल टू 2 और आई माइनस आई वन इक्वल टू 5। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते कि आप आई इक्वल टू 7/2, ठीक है, आई इक्वल टू 7/2। तो इसी तरह 2 इक्वेशंस बनेगी, 2 या 3 इक्वेशंस बनेगी। जनरली i1 i2 i3 निकलता है, तो i1 i2 से निकल सकता है क्योंकि i3 i1 प्लस i2 के बराबर होगा या दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो ये मैथमेटिक्स रहती है। अब इसका साइन कन्वेंशन दिखा देते हैं कि एक सर्किट तब समझ में आएगा। तो ये हमने एक लिया, ये सर्किट दे दिया, यहाँ हो गया R1, फिर हमने एक इस तरह बनाया, फिर ये हुआ R3, फिर एक सेल और ले लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव, और यहाँ से एक और रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक। तो अब इसको कैसे कह सकते हैं, ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ, ठीक। अब करंट फ्लो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे दो, अब कैसे कितने लूप हुए, 2 लूप हुए, एक लूप ये, एक लूप ये। तो यहाँ से करंट फ्लो हुआ I1 कैसे करंट फ्लो हुआ, I1 फ्लो हुआ, ठीक है। अब I1 करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पे भी करंट फ्लो होगा I1, ठीक है। और यहाँ से जो करंट हो रहा है, ठीक है, और ये एक है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से करंट फ्लो हुआ I2, तो ये भी तो I2 होगा, यहाँ पे भी I2 होगा। अभी दोनों क्या रहे, टुवार्ड्स, देखो यहाँ के फर्स्ट रूल, I1 इस साइड से आ रहा है, I2 इस साइड से आ रहा है, ये जंक्शन है। तो यहाँ एक करंट फ्लो हुई ना, कैसे हुई, I3, तो एक करंट इधर फ्लो हुई तो क्या हो गई, I3। अब ये I3 इस रेजिस्टेंस से जा रहा है, तो रेजिस्टेंस नाम दे देते R1, R2 और R3, ठीक। अब करंट I3 इसमें फ्लो हो रही है, ठीक है, यहां से फ्लो हुई, फिर डिवाइड होगी ना, डिवाइड होगी, क्या होगी, ये I1 चला गया और इस साइड क्या चला गया, I2 चला गया। फिर अब I1 ये रेजिस्टेंस होके जा रहा है, ये I2 इस रेजिस्टेंस होके जा रहा है। अब यहां पर सबसे पहले किरचॉफ जो फर्स्ट रूल था, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, जो I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट रूल I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 हो गया। अब हमें करंट फाइंड आउट करना है, I1 I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 R2 या R3 फाइंड आउट करना है, या EMF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे E1 है और ये हो गया E2, ठीक है। तो हम अब लूप रूल अपनाते हैं, जो कि जिसके अंदर क्या था, लूप रूल कि जो सम था डेल्टा बी था इक्वल टू 0 था। अब लूप रूल के लिए हमें 2 लूप चाहिए, ठीक है, 1 2, यहाँ 3 लूप है। फर्स्ट क्या है, A B E F A, क्लोज लूप है ना, A B
A सेकंड क्या है BCDEB, सेकंड क्या है BCDEB, और थर्ड भी है, कौन सा है सबसे बड़ा वाला ABCDEFA, थर्ड कौन सा है ABCDEFA। यहां देखिए मैं ए से स्टार्ट करूं दोबारा ए पॉइंट पा रहा हूं, बी से स्टार्ट करूं दोबारा बी पॉइंट पा रहा हूं, ए से स्टार्ट करूं दोबारा ए पॉइंट पा रहा हूं, तो ये क्या हो गया क्लोज लूप हो गया। तो जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं तो वहां पे वापस भी आपको आना है। तो हमने क्या लिया, कोई भी पॉइंट कंसीडर कर दे सकते हैं, ठीक है, और उसको घूम के उसी डायरेक्शन में वंस इन ए डायरेक्शन, यहां से हमने कुछ चलना स्टार्ट किया तो चलना स्टार्ट किया घूमकर दोबारा ए पर आ गए, ठीक है। या बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बी से चलना स्टार्ट किया तो BAFEB कर सकते हैं, या BEDCB कर सकते हैं। तो हमें कोई एक पॉइंट लेना है, वहां से स्टार्ट करना, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, और दोबारा उसी पॉइंट पे आएगा। जब दोबारा उसी पॉइंट पे जब आएंगे तभी तो अलजेब्रिक सम का जो डेल्टा V = 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले, और हमेशा कोई भी किरचॉफ्स रूल होता है इसको दोनों लोग फॉलो कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट रूल तो लग गया है, फर्स्ट रूल क्या था I1 + I2 = 3, ये लग गया। अब अगर हमें I1 फाइंड आउट करना है, I2 फाइंड आउट करना है, I3 फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, तो कंसीडर द फर्स्ट लूप ABEFA कंसीडर कर दें, ठीक है। तो ABEFA, तो इसके अंदर क्या करते देखते हैं। अब E1 कैसा आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव आएगा। E1 मैं साइन करने से बताया था, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहां से हमने स्टार्ट किया, चलो पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा कैसे होता है, जो पोटेंशियल ड्रॉप इनकाउंटर इज टेकन एज पॉजिटिव एंड एनी पोटेंशियल राइज इज टेकन एज नेगेटिव। तो यहां से क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ, होते गया यहाँ I3, यहाँ इस R3 के साथ कौन सा I3 है, I1 नहीं है। तो ये क्या हुआ, R3 के साथ क्या हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप I3 R3 का हुआ। तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होगा, वो यहां से मूव किया, मूव कर यहां तक आया तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ना, कुछ पोटेंशियल गिरा है ना, ठीक है। तो वो पॉजिटिव हो गया, फिर घूमते गया, फिर I1 से होते R1 आया, तो R1 भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो ये क्या हो गया I1 R1, और ये फिर यहाँ पे क्या हुआ, पोटेंशियल राइज हुआ, तो E1 = 0। तो इसको क्या लिखते हैं, I3 R3 + I1 R1 = E1, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहली इक्वेशन बन गई, ठीक। इसी तरह दूसरे के लिए B, अब हमने इसको किस तरह लिया था, इस तरह लिया था, ए डायरेक्शन लिया था ABEF। अब इसको हमने अपोजिट डायरेक्शन ले लिए, किसी भी डायरेक्शन ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में BEDCB, ठीक है। अब इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हुआ, I3 R3 हो गया, फिर घूमते गए I2 आया, I2 के बाद R2 आया, तो क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप I2 R2, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव पहले आया, यहाँ से पोटेंशियल हाई हो रहा है, तो क्या हो गया, -I2 = 0। तो इसका I3 R3 I2 R2 = E2, ठीक है। अब दो इक्वेशन आ गई, I1 I2 I3 I2 की फॉर्म में आ गई है। अब वैल्यू को फाइंड आउट करनी हो, यहाँ पे एक वेरिएबल I1 आया, I3 आया, I2 आया। तो I3 क्या था, I1 + I2 था ना, इसकी जगह लिख सकते हैं ना, I3 की जगह I1 + I2, ये हुआ R3 I2 R2 E2, ठीक है। तो अब इसको I1 R3 + I2 R3 + I2 R2 और ये E2, इसको जो सॉल्व कर लेंगे तो आपके इक्वेशन को I1 और I2 के फॉर्म में दो इक्वेशंस बन जाएगी, यहाँ R1 R2, यहाँ R1 R1 + R2 आ जाएगा। तो जब दो इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जब आंसर आ जाएगा तो वही सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसके बेस पर आप कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा सकते हैं इसके बेस पर। तो एक सिंपल न्यूमेरिकल जो सीबीएसई का आया हुआ था उसको देख लेते हैं, कैसे वो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ्स रूल
के बेस पर कैसे होगा। ठीक है, तो एक सर्किट देखी है, ये सर्किट है, तो सर्किट दी गई है ए बी सी डी ई एफ। ईएमएफ वैल्यू देखी है 12 वोल्ट, इसकी वैल्यू देखी है 8 वोल्ट, ये देखा है 3 ओम, ये वाली वैल्यू देखी है 2 ओम, ये देखा है 5 ओम। ठीक, अब इसके अंदर करंट फ्लो दिखा रखा है I1, यहाँ करंट फ्लो दिखा रखा है I3, और ये करंट फ्लो दिखा रखा है I2। नाउ वी हैव टू फाइंड I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, तो इसको क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट रूल क्या था, I1 इस साइड जा रहा है, I2 इस साइड जा रहा है, दोनों के क्या आ गए I3 हुए ना, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 हो गया। ठीक, ये चीज फर्स्ट हो गया। नाउ यूजिंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ, यूजिंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ, यूजिंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ सेकंड लॉ टू लूप ए बी ई एफ ए बी, हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई सी डायरेक्शन ले सकते हैं, तो ए बी ई एफ ए, तो हमने क्या लिया ए बी ई एफ ए। अब ए से बी से ई से एफ से ए, तो ए से बी से ई आए, तो यहाँ क्या है I3 R2, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ना, तो क्या होगा 2 ओम था, I3 मल्टीप्लाई हुआ, क्या होगा 2I3, फिर यहाँ माइनस 12 वोल्ट, फिर I1 5 था ना, तो ये हो गया प्लस 5I1 इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया 2I3 प्लस 5I1 इक्वल टू 12 वोल्ट। ठीक, ये था। ठीक है, इसको इस तरह लिख सकते हैं 2I3 प्लस 5I1 12 वोल्ट। ये आपकी दूसरी क्वेश्चन आ गई। अब हमने इस लूप में है, हमें I1 I2 I3 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने दो लूप ले लेंगे तो फाइंड आउट हो सकता है, क्योंकि I3 I1 प्लस I2 इक्वल है। ठीक है, तो अब ये सेकंड वाला लूप लेंगे, तो सेकंड वाले लूप लेंगे तो कहेगा बी ई डी सी बी, हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। अब क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। तो नाउ किरचॉफ्स लूप सेकंड लॉ टू लूप यूजिंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ टू लूप बी ई डी सी बी, बी ई डी सी बी। अब यहां पे क्या हुआ, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो क्या हो गया ट्वाइस I3। ठीक है, फिर इस तरह घूमते गए, फिर -8। ठीक है, फिर I2 3, तो ये हो गया 3I2 इक्वल टू 0, जो कि ट्वाइस I3 प्लस 3I2 इक्वल टू 8 वोल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, ट्वाइस I3 प्लस 3 वोल्ट इक्वल टू 8 वोल्ट। ठीक है, तो ये 8 वोल्ट, ये 8 वोल्ट नहीं था, यहाँ पे था 6 वोल्ट, तो ये है 6 वोल्ट। ठीक, तो ये 6 वोल्ट हो गया। ये आपको फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ट्वाइस टू कैरी था I3, ट्वाइस I3, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ I3 I1, यहाँ I3 I2 था। ठीक है, अब क्या करेंगे, गलती कुछ गड़बड़ हो गया नहीं, अब I3 को भी चेंज कर सकते हैं, I2 को चेंज कर दीजिए, ये I3 को चेंज कर दीजिए, I1 को चेंज कर दीजिए। तो ये हम जानते थे I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 था, तो I2 को चेंज कर सकते हैं ना, तो I2 की जगह क्या हो सकता है I3 माइनस I1। वी नो दैट, तो ये क्या हो सकता है I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 था, तो I2 क्या हो सकता है I3 माइनस I1 हो सकता है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू दिस इन दिस इक्वेशन, ट्वाइस I3 प्लस 3
I2 की जगह क्या होगा, 3i3 माइनस i1 इक्वल टू 6, तो ट्वाइस i3 प्लस 3i3 माइनस 3i1 इक्वल टू 6, तो ट्वाइस i3 प्लस 3i3 क्या होगा, 5i3 माइनस 3i1 इक्वल टू 6 वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4। नाउ ट्वाइस i3 प्लस 5i1 इक्वल टू 12 वोल्ट, 5i3 माइनस 3i1 इक्वल टू 6 वोल्ट। दो इक्वेशन बन गई i1 i2 i3 की फॉर्म में। तो बोथ इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या आएगा, हमारे पास क्या इक्वेशन थी, 2i3 प्लस 5i1, 2i3 प्लस 5i1 इक्वल टू 12 वोल्ट, ये थी। और लास्ट इक्वेशन क्या थी, 5i3 माइनस 3i1, 5i3 माइनस 3i1 इक्वल टू 6 वोल्ट। दोनों इक्वेशन सॉल्व करें, दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, 10i3 प्लस 25i1 12, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10i3 माइनस 6i1, ये 12 5 जा 60, और ये 12 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया, 31i1, और ये आपका 48। तो i1 की वैल्यू क्या आ गई, 48/31, i1 की वैल्यू आ गई 48/31 एम्पियर। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जो भी आप सॉल्व करना हो, किसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, i1 की वैल्यू अगर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ i1, तो वैल्यू क्या थी हमारे पास, ट्वाइस i3 प्लस 5i1 इक्वल टू 12, तो ट्वाइस i3 प्लस 5 48 31 इक्वल टू 12। सॉल्व करने पर i3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 66/31 एम्पियर। ठीक है, इसी तरह जब i2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास i2 की वैल्यू आ जाएगी 18/31 एम्पियर। आसान था ना, i2 की वैल्यू आ गई, i3 की वैल्यू आएगी, i1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज थी जो कि इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ओके। तो इसको जब हमने कैलकुलेशन किया, न्यूमेरिकल सॉल्व किया, तो देखा कि ये कैसे आ सकता था, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, उसको हम लोग ने ट्राई किया, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, और उसको देखा कि ये किस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसी के साथ किरचॉफ रूल की सेवा समाप्त हुई। किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या होता है मालूम हो गया, किरचॉफ सेकंड रूल क्या होता है मालूम हो गया। ठीक है, किरचॉफ फर्स्ट रूल सेकंड रूल के बारे में जानकारी पता चल गई। किरचॉफ फर्स्ट रूल किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ट पे। किरचॉफ सेकंड रूल किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, किरचॉफ फर्स्ट रूल में क्या होता है, द सम ऑफ ऑल द करंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पॉइंट इन सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सर्किट। और किरचॉफ सेकंड रूल में जो डेल्टा वी की वैल्यू होती है वो इक्वल टू 0 होती है, मींस जो ईएमएफ होता है वो उसका पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस के बराबर रहेगा। ठीक है, उसे लूप रूल भी कहते हैं, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे भी डिपेंड करता है, वो क्लोज लूप भी कहते हैं, ये ओपन सर्किट के लिए रहेगा। ठीक, तो इसी तरह किरचॉफ रूल की सेवा समाप्त हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ सीबीएसई के आए हुए क्वेश्चन होंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह किरचॉफ रूल को अप्लाई किया जा सकता है। इसके जो साइन कन्वेंशन हमने पढ़े हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं, और उसको करके देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है। अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आपका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, और पॉजिटिव आ रही होगी तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये किरचॉफ रूल खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, लाइक एंड कमेंट भी करिएगा। ओके।